हेलो स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की साइंस का हम केमिस्ट्री पोर्शन कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर पे हम आए हैं। सेकंड चैप्टर का नेम क्या है? एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, जिसका हम बेसिक भी कर चुके हैं और लेसन भी आई होप आपने रीड कर लिया होगा। मैंने आपको जो एक वीडियो सेंड की थी। तो आज हम करते हैं जो ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस हैं, लेसन के बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम आज करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। इसने कहा है कि आपको ना 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। ठीक है, 3 आपको टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। वन ऑफ दैम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर। इसमें तो क्या है? डिस्टिल्ड वाटर है। एक में हमने मान लिया डिस्टिल्ड वाटर है। एंड द अदर 2 कंटेन्स एन एसिडिक सॉल्यूशन। इसमें भी एसिड है और इसमें भी एसिड है। एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन। इसमें एसिड है और इसमें बेस है। 3 टेस्ट ट्यूब उसने हमें दी है। ए में तो डिस्टिल्ड वाटर है, इस वाली में एसिड है और इस वाली में बेस है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मीनिंग आपको पता है, कर्म्स है कि पहली में तो डिस्टिल्ड वाटर है, दूसरी में एसिड है और तीसरी में बेस है। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया गया है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो कह रहा है आप कैसे पता करोगे यहाँ पर कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब आपको दे दी। फिलहाल तो ये कह रहा है कि एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिड है, एक में बेस है। लेट अस सपोज हमें नहीं पता कि इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन कौन सा कंटेंट है। तो हमें रेड लिटमस पेपर दिया गया है, हमें पता करना है कि यहाँ पर इसमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है या कौन सा न्यूट्रल है। हमें खुद से पता करना है। तो देखिए करते हैं सोल्व। फ्रॉम थ्री टेस्ट ट्यूब टेक अ लिटिल सॉल्यूशन इन अनदर 3 टेस्ट ट्यूब। आपने क्या करना है, ये 3 टेस्ट ट्यूब है ना, इन 3 टेस्ट ट्यूब से और एक 3 टेस्ट ट्यूब नहीं लीजिए और इन तीनों से थोड़ा थोड़ा इसमें डालना शुरू कीजिए। जैसे यहाँ से डिस्टिल्ड वाटर जो मैं रेड कलर से कर रही हूँ उस पर ध्यान देना। यहाँ से डिस्टिल्ड वाटर उठाया, थोड़ा सा इसमें डाला, यहाँ से डिस्टिल्ड वाटर उठाया, थोड़ा सा इसमें डाल लिया, और यहाँ से जो है सॉरी यहाँ से एसिड उठाया, इसमें डाल लिया, और यहाँ से आपने बेस उठाया, इसमें डाल लिया। मीन्स इन तीनों टेस्ट ट्यूब से आपने जो है थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट और अलग नई टेस्ट ट्यूब में डाल लिया। पोर रेड लिटमस पेपर इन ईच दीज टेस्ट ट्यूब हुज रेड लिटमस चेंज इन ब्लू, दैट इज बेसिक सॉल्यूशन। फिर आपने इसके अंदर भी एक लिटमस पेपर डाल दिया, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। ठीक है, अब ये हमें पता है कि बेस क्या करते हैं, बेस क्या करेंगे, रेड को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में, और एसिड क्या करते हैं, ब्लू को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में। एसिड ब्लू को रेड में और बेस रेड को ब्लू में। आपके पास लिटमस पेपर कौन सा है, मैं वापस बना रही हूँ। इसमें हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, इसमें एसिड है, इसमें बेस है। आपने यहाँ पर जो है इसमें भी लिटमस पेपर डाल दिया रेड, इसमें भी और इसमें भी। तो इसने कहा है कि pour red litmus paper in each of these test tube whose red litmus changes in blue, that is basic solution। इन तीनों में से जिसके अंदर भी ये रेड लिटमस ब्लू का हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, बेसिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जब आप इस वाली टेस्ट ट्यूब में देखोगे ये रेड लिटमस कैसे कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में। तो रेड से ब्लू में कौन चेंज करता है, बेस करता है। तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो लास्ट वाली हमारी टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर कौन सा कंटेंट है, बेसिक कंटेंट है, उसका नेचर कैसा है, बेसिक है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर और एसिडिक सॉल्यूशन ऑन रेड लिटमस पेपर। और यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर और एसिड में ये रेड लिटमस जो है ये रेड ही रहेगा, इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मीन्स हमें फिलहाल इतना पता लग चुका है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेस है। अब ये जो रेड लिटमस पेपर है ये कैसा हो गया, ब्लू कलर का हो गया। अब आप एक काम कीजिए, इस ब्लू कलर के चेंज हो गए ना, दिया तो आपको रेड ही था लेकिन ये ब्लू कलर में चेंज हो गया। ब्लू कलर में चेंज होने के बाद आपने क्या किया, इस ब्लू कलर के लिटमस पेपर को फिर इसमें भी डाल दिया और इसमें भी डाल दिया। अब आप देखोगे कि जब आपने ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाला, ब्लू लिटमस पेपर को डिस्टिल में डाला, तो ये ब्लू वापस किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या था, एसिड था।
एसिड क्या करेंगे, ब्लू को किस में चेंज कर देंगे, रेड में चेंज कर देंगे। तो ये ब्लू कलर वापस किस में चेंज हो जाएगा, रेड में, और डिस्टिल्ड वाटर में फिर से कोई भी चेंज नहीं होगा। मीन्स जब हमने यहाँ पर रेड लिटमस पेपर डाला तब भी कलर चेंज नहीं हुआ लिटमस पेपर का, जब हमने यहाँ पर ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाला तब भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये सब्सटेंस कैसा है, न्यूट्रल है, इस पर एसिड और बेस का कोई भी इफेक्ट नहीं है, ये सब्सटेंस न्यूट्रल है। ये एसिडिक है, कैसे पता लगा आपको ये एसिडिक है, बिकॉज जब हमने इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डाला तो ये रेड में चेंज हो गया, और ब्लू को रेड में कौन चेंज करता है, एसिड चेंज करता है। यहाँ पर क्या हुआ, आपने रेड लिटमस पेपर डाला था और रेड लिटमस पेपर किस में चेंज हो गया, ब्लू में, तो यहाँ से हमें पता लग गया यहाँ पर क्या है, बेस है। तो लिटमस पेपर की हेल्प से हमने पहचान लिया कि इन 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन कौन सा कंटेंट था। तो चलिए अब रीड करते हैं। देयर इज नो अफेक्ट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर और एसिडिक सॉल्यूशन ऑन रेड लिटमस। रेड लिटमस के ऊपर डिस्टिल्ड वाटर और एसिड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नाउ रेड लिटमस विल चेंज इन ब्लू इन अनदर 2 टेस्ट ट्यूब। देयर इज नो अफेक्ट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ऑन ब्लू लिटमस पेपर, blue litmus, whereas the rest is acidic solution because it again change the blue litmus in red। वही बोला जो मैंने आपको समझा दिया कि जब हमारा 3rd टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया था, तो ब्लू लिटमस पेपर को हमने फिर उसके बाद जब एसिड वाले टेस्ट ट्यूब में डाला, डिस्टिल्ड वाटर वाले टेस्ट ट्यूब में डाला, तो एसिड वाला जो टेस्ट ट्यूब है, जो एसिड वाले टेस्ट ट्यूब थी, उसने वापस ब्लू को किस में चेंज कर दिया, रेड में, जबकि डिस्टिल्ड वाटर ने कोई भी इफेक्ट नहीं शो किया। तो इस तरीके से हमने लिटमस पेपर की हेल्प से जो है सब्सटेंस जो हमें दिया गया था उसका नेचर हमने पता कर लिया। नेक्स्ट करते हैं अब हिंदी में। आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं, वही टेस्ट ट्यूब बोलते हैं परख नली को इंग्लिश में। इनमें से एक में आश्रित जल डिस्टिल्ड वाटर, शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, रेड लिटमस पेपर आपको दिया गया है, तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करोगे। पहचान आपको करनी है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। तीनों परख नली में से अलग 3 परख नली में थोड़ा थोड़ा विलयन आप ले लोगे, प्रत्येक में लाल लिटमस पत्र डालो, तीनों में डाल दो रेड लिटमस पेपर, पर जिस परख नली का विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा वो क्षारीय विलयन है। आश्रित जल और अम्लीय विलयन का लिटमस रेड लिटमस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। अब जो लाल लिटमस नीला हुआ है उसको 2 और परख नली में डाल दीजिए। आश्रित जल का फिर से नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि शेष जो अम्लीय विलयन है वो किस में चेंज हो जाएगा, जो नीले लिटमस को फिर से किस में चेंज कर देंगे, लाल में। तो इस तरीके से हमने जो है पहचान कर लिया है कि हमारे पास तीनों टेस्ट ट्यूब में कौन कौन सा कंटेंट था। फिर उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज ये ब्लू बॉक्स से क्वेश्चन था, ये पहले ब्लू बॉक्स का क्वेश्चन था, ये सेकंड ब्लू बॉक्स आया। आपने अगर बुक को देखा हो ध्यान से तो बुक के बीच में भी क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो हम वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? इसने कहा है कि जो कर्ड मीन्स क्या होता है, दही, एंड सोर सब्सटेंसेस जो खट्टे पदार्थ होते हैं उन्हें ब्रास मीन्स पीतल, एंड कॉपर तांबा, जो खट्टे पदार्थ हैं, दही भी तो खट्टी है, दही और खट्टे पदार्थों को हम पीतल या तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखते। यह मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर हम खट्टे पदार्थों को पीतल या तांबा के बर्तन में रखेंगे तो खट्टे पदार्थ, ये क्या है, पीतल और तांबा, ये तो धातु हैं, ये धातु के साथ, ये धातु है या धातु के अलॉय हैं, ये क्या करेंगे, धातु के साथ मिलके जहरीला पदार्थ जो है सिक्रेट करते हैं, एक जहरीला पदार्थ निकाल देते हैं, जिसकी वजह से अगर हमने उस पदार्थ को खा लिया तो वो हमारे लिए सही नहीं है, हमारी सेहत खराब हो सकती है या फिर डेथ भी हो सकती है। तो आइए अब पढ़ते हैं। कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस कंटेन ऑर्गेनिक एसिड्स। कौन से एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड मैंने आपको पढ़ाए थे, ये कार्बनिक एसिड्स हैं, ठीक है। These एसिड्स रिएक्ट विद मेटल लाइक कॉपर, जिंक। ब्रास की कंपोजिशन देख लीजिए, ब्रास कैसे बना हुआ है, कॉपर और जिंक से बना हुआ है। ब्रास की कंपोजिशन मीन्स ब्रास किन 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तांबा और जिंक से। तो ये जो एसिड हैं ये रिएक्ट कर जाते हैं लाइक कॉपर, जिंक, फॉर्मिंग देयर कंपाउंड।
ये एसिड कॉपर और जिंक के साथ मिलके क्या बना देंगे, अपने कंपाउंड बना लेते हैं। दीज कंपाउंड स्पेशली दैट ऑफ कॉपर मेटल आर पॉइजनस। इनमें से कॉपर मेटल क्या करेगा, स्पेशली की बात करें ज़्यादातर तो यही करता तो जो है पीतल भी है, क्योंकि पीतल के अंदर भी कॉपर मिला हुआ है ना। तो द कंपाउंड स्पेशली दैट ऑफ कॉपर मेटल आर पॉइजनस, दे गेट मिक्सड विद ईटेबल एंड मेक द फूड आर्टिकल्स अनफिट फॉर कंजप्शन। ये जो कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड, जो कॉपर ने कंपाउंड बनाया है, तो वो कॉपर कंपाउंड अचार के साथ या कोई भी खट्टा पदार्थ आपने ले लिया, उसके साथ मिलके जहरीला पदार्थ निकाल देगा और वो हमारे खाने की चीज़ों के साथ मिल जाएगा, जो कि हमारे लिए खाने के लिए सही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि खट्टे पदार्थों को जो है पीतल या तांबे के बर्तनों में रखा नहीं जाता। क्यों नहीं रखा जाता, मेन रीज़न यही है, वो जहरीला पदार्थ सिक्रेट कर देते हैं। फिर सेकंड देखिए हिंदी में, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। देखिए, दही एवं खट्टे पदार्थों में कार्बनिक अम्ल होता है। कैसे अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं। और ये अम्ल कॉपर व जिंक, जो कॉपर और जिंक है, कॉपर और जिंक से मिलके क्या बनेगा, पीतल। ये अम्ल कॉपर व जिंक जैसी धातुओं के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, अपने यौगिक बनाते हैं। और ये पदार्थ विषैले होते हैं। कैसे होते हैं ये, विषैले मीन्स जो इस पीतल ने जो अब पदार्थ बनाया ना खट्टे पदार्थों के साथ मिलकर, वो जहरीला है। खाद्य पदार्थों के साथ मिलकर उन्हें उपयोग करना योग्य नहीं रहने देता, उनका उपभोग नहीं करना चाहिए आपको। जिन खाद्य पदार्थों के साथ जो है ये विषैला पदार्थ मिल जाता है, वो खाने के लिए सही नहीं रहते। अगर हम खाएंगे तो हमें खाद्य विषाक्तता मीन्स फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है और हमारी सेहत बिगड़ सकती है। इसलिए बोला जाता है कि पीतल और तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। इसने कहा है कि कौन सी गैस निकलती है, लिबरेट का मीन्स निकलना। जब एक एसिड, एक अम्ल मेटल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है। इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से बताना है। एंड हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, और आप इस गैस की प्रेजेंस का पता किस टेस्ट की हेल्प से लगाओगे। दो क्वेश्चन पूछे हैं एक ही क्वेश्चन में। पहले हमें यहाँ पर बताना है कि जब एसिड धातु के साथ मिलता है तो कौन सी गैस निकलती है, और जो भी गैस निकले उस गैस का पता हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। कैसे, वो देख लीजिए, जिंक क्या है, मेटल है, HCl क्या है, एसिड है। कैसे पता लगा ये एसिड है, बेसिक में आपको कराया था कि जिसके अंदर H आयन होंगे वो एसिड, और जिसके अंदर OH आयन हो वो क्या होगा, बेस। तो यहाँ पर HCl में क्या है, H आयन है ना, तो ये क्या हो गया, एसिड। तो जब जिंक एसिड के साथ मिलेगा तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन गया, ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। जब एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। फिर उसने कहा इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल भी दे दिया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड इसने कहा है हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, इस गैस का पता आप कैसे लगाओगे। तो टेस्टिंग देखिए, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज टेस्टेड बाय टेकिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द गैस। जहाँ पर भी ये काम हो रहा है, जिस कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, उसके पास आप एक जली हुई माचिस की तीली लेके जाओगे, जो मैच स्टिक होती है। द गैस इज कम्बस्टिबल, जो गैस है वो कम्बस्टिबल है, कम्बस्टिबल मीन्स जलने वाली है। इट बर्न्स विद पॉप साउंड, ये क्या करेगी, पॉप साउंड क्रिएट करेगी। पॉप साउंड जैसे चटपट का साउंड होता है, जैसे माचिस की तीली जब पानी के पास जाती है तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है ना, उस साउंड की बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस पॉप साउंड से हम पता कर सकते हैं कि वहां पर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। हिंदी में देखिए, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना है। और इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करोगे,
आप कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पर जो है कौन सी गैस निकली है? तो जब एक अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। विच गैस? हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्शन लिखते हैं। जिंक ने एसिड के साथ रिएक्शन की। जब जिंक एसिड के साथ, एसिड क्यों है? बिकॉज यहाँ पर एच आयन प्रेजेंट है। जिंक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट चैप्टर में हम जाएं तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हुआ? जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया तो जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। उदाहरण देना था, उदाहरण हो गया। अब टेस्टिंग करनी है, हमें जांच करनी है। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच गैस के पास एक जलती हुई तीली ले जाने से होती है। गैस ज्वलनशील है, गैस जलने वाली है तथा कैसी ध्वनि? पॉप की ध्वनि। कैसी? पॉप की ध्वनि के साथ ये जलती है। तो इस पॉप साउंड से हमें पता लग जाएगा कि वहां पर कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरविसेंस। जो मेटल कंपाउंड ए है, ए कोई भी कंपाउंड हो सकता है, अभी हमें नहीं पता कौन सा है। हाँ इतना जरूर है कि ये जो भी ए मेटल है, जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, डिल्यूट, डिल्यूट का मीन्स सांद्र, सॉरी तनु, डिल्यूट का मीन्स तनु। तनु का मतलब क्या होता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उतना इफेक्टिव नहीं है, इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है। अगर कंसनट्रेटेड होता तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो मेटल कंपाउंड ए है, जब वो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इफरविसेंस, बुदबुदाहट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल। जो गैस है, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल। यहाँ पर इसने क्या बोला है कि यहाँ पर जो भी गैस प्रोड्यूस हुई है ना, द गैस इवॉल्व, इवॉल्व मीन्स निकलना, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब बुझाना। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल। जो जलती हुई मोमबत्ती है ये क्या कर देती है? उसको बुझा देती है। तो राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो आपको इसके लिए केमिकल इक्वेशन देनी है और बैलेंस भी करना है उसको। इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। एक कंपाउंड इसने हमें बता दिया कि एक कंपाउंड क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। मीन्स आपको एक रिएक्टेंट पता है और आपको एक प्रोडक्ट पता है, दूसरा आपको जो है बनाना है। अब देखिए कैसे आप करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि जब आग लग जाती है तो आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है, और भी जो है उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर भी होता है, लेकिन मेन क्या होते हैं उसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो गैस को, जो आग होती है वो गैस आग को बुझा देती है। तो यहाँ से आपको कुछ तो आइडिया लग गया होगा कि अगर यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2। तो यहाँ से कुछ आइडिया लग रहा होगा आपको कि कंपाउंड क्या होगा? द मेटल कंपाउंड ए इज आइदर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों में से कोई भी एक कंपाउंड जो है वो ले सकते हो आप, या तो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑन रीचिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑन रीचिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड निकलेगा, उसने क्वेश्चन में बोला है, ठीक है ये आ गया। गैस अगर बुझानी है तो कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। बैलेंस करना आपको आ गया होगा। कितने कैल्शियम है? 1। यहाँ पर भी 1। यहाँ पर जो है कार्बन कितना है? 1। यहाँ पे भी कार्बन 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 हैं। अब तक बैलेंस चल रहा है। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, यही अनबैलेंस्ड होगी तो देखिए आगे 2 लगाया हुआ है। सेम एज इट इज क्लोरीन यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पर क्लोरीन भी कितने हो गए? 2। तो हमारी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने क्या किया है? रिएक्शन को जो है बैलेंस भी कर दिया है। वो कंपाउंड हमने बता दिया, कंपाउंड कौन सा है? या तो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं। तो एज अ प्रोडक्ट हमें 3 चीज़ें मिली, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हिंदी में करते हैं अब। देखिए, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। कोई भी है धातु ए है जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करती है, रिएक्शन करती है, तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। तो इसे जब इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। उसके पास अगर एक मोमबत्ती रखी हो तो वो गैस उस मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में कैल्शियम क्लोराइड है, जो यौगिक है, जो प्रोडक्ट निकला है, जो उत्पाद निकला है वो कैल्शियम क्लोराइड है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण हमें लिखनी है। तो देखिए, धातु यौगिक ए या तो कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिकॉज यहाँ पर देखिए कैल्शियम आया है तो कैल्शियम तो चाहिएगा तभी तो निकलेगा। और गैस बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो CO3 मीन्स कार्बोनेट भी चाहिए। तो यहाँ से आइडिया लग गया हमें, या तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही आग बुझाने में सहायक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करी तो क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। और ये गैस क्या करेगी, मोमबत्ती को बुझाने में सहायक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये गैस आग को बुझाती है। तो ये आज मैंने आपको 4 क्वेश्चंस ही कराए हैं आज मैंने आपको। तो ये 4 क्वेश्चंस जो हैं आपको राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।